देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने करंट कैरिंग लूप स्टार्ट किया था और उसमें एक बात ये बोली थी कि अगर लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसके ऊपर जितने भी डीएफ लगेंगे वो चाहे जैसे लगे, नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो ही आना है। ठीक है ना। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे भी प्लस क्यूई और माइनस क्यूई की फोर्सेस कैंसिल आउट होके नेट फोर्स जीरो देते हैं। तो ये जो लूप है दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में प्लस क्यू और माइनस क्यू के चार्जेस होते हैं सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस एल, और मैग्नेटिक डाइपोल में हम बोल सकते हैं देयर इज अ करंट कैरिंग लूप हैविंग करंट आई एंड एरिया ए। तो वो जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट डिफाइंड है इसको भी हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल केवल ध्यान रखो मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू करंट, जितना करंट फ्लो हो रहा है, इनटू एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर कैसे डिफाइंड हो रहा है, तो एरिया वेक्टर डिफाइन हो रहा है बिल्कुल ऐसे समझो कि मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा। तो जैसे हम लूप का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं सेंटर पे, वही सेम तरीके से हम मैग्नेटिक मूवमेंट का भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं और n मल्टीप्लाई कर देंगे अगर नंबर ऑफ टर्न्स एक से ज्यादा है तो। ठीक है, तो म्यू हमने यहाँ पे इसलिए डिफाइन कर दिया क्योंकि फोर्स तो इसके ऊपर जीरो आ रहा है, लेकिन जब हम लोग टॉर्क निकाल रहे हैं तो लूप देखो, जब लूप में म्यू वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो इस केस में इसके ऊपर टॉर्क भी जीरो है, फोर्स भी जीरो है। लेकिन जैसे ही हम इसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, मतलब म्यू को इधर की तरफ ले आए, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, तो ये अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में रीस्टोर करेगा, क्योंकि ये वाली जो पोजीशन थी इसकी, ये इसकी स्टेबल पोजीशन थी। स्टेबल पोजीशन तब है जब म्यू वेक्टर बी वेक्टर के अलोंग है। तो ये जो डाइपोल का टॉर्क निकल के आया ये भी म्यू क्रॉस बी निकल के आया, इसीलिए वहां म्यू डिफाइन कर लिया, एंड दिस एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू पी क्रॉस ई। ठीक है ना। तो कई सारे क्वेश्चन है जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। पहला पॉइंट तो मैंने यही लिखवाया था कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हर एक लूप के लिए ट्रू है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ध्यान रखना हर एक टाइप के लूप के लिए। बस हमें उसका म्यू निकालना आना चाहिए, और म्यू निकालने के लिए क्या करना है, म्यू निकालने के लिए सीधे सीधे करंट इनटू एरिया करना है। ठीक। दूसरा मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या मैग्नेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे वहां पे माइनस पी डॉट ई डिफाइन किया था, ठीक उसी तरह से यहाँ माइनस म्यू डॉट बी है। तो अगर कहा जाएगा कि लूप को हम 30 डिग्री से 60 डिग्री घुमा रहे हैं तो उसमें वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन निकालने के लिए हम इसी यू का चेंज निकाल सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फिर इसके बाद ये दो पोजीशन इंपॉर्टेंट थी, जैसे ये वाली पोजीशन स्टेबल है और ये वाली पोजीशन अनस्टेबल है। अनस्टेबल पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, स्टेबल पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। ठीक है। और फिर आते हैं इस फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट अभी यूज होगा तो और क्लियर हो जाएगा। अगर कोई फ्री बॉडी है, देखो ये तो जनरल पॉइंट है, जैसे कोई भी फ्री बॉडी है उसको हम हवा में छोड़ दें तो अगर उसके ऊपर टॉर्क लग रहे हैं तो वो कौन से एक्सिस के अबाउट रोटेट होगी। तो देखो हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे वेक्टर फॉर्म में, सारे के सारे टॉर्क्स को वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे, और वो जो टॉर्क निकल के आएगा वो जब वेक्टर फॉर्म में निकल के आएगा तो जो उस टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो एक तरह से एक्सिस बनेगा, और वो एक्सिस कहां से पास होनी चाहिए, तो वो एक्सिस अगर फ्री लूप है तो उसके सेंटर ऑफ मास से पास होगी, अगर लूप फ्री नहीं है, हिंज है, तो हिंज एक्सिस से पास होगी। बस इतना है। ठीक है ना। तो इसके ऊपर प्रॉब्लम्स देखते हैं थोड़े से। थ्योरी तो पॉइंट बता ही दिए थे। देखो जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसमें हमको टॉर्क पूछा हुआ है, लेकिन टॉर्क के साथ साथ हमें यह भी निकालना है, सपोज ऑल्सो कैलकुलेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन वेक्टर फॉर्म। ऑल्सो कैलकुलेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन वेक्टर फॉर्म। देखो करो ट्राई। देखो सबसे पहले थोड़ा सा विजुलाइज करके म्यू पे ध्यान दे दो, म्यू में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो म्यू वेक्टर किधर है, म्यू वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो म्यू वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी NIA, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन उसका बनेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, एंड डायरेक्शन कैन बी फाउंड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल अगर हम इस लूप में लगाएंगे, मान लो कि हमें इस लूप के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा इसके एक्सिस पे, ध्यान से देखो, क्या इस तरफ आएगा क्या, इस, और जो डायरेक्शन इधर आएगा वही म्यू का डायरेक्शन है। अब 3D में उसका डायरेक्शन दिख तो रहा है बट उसको लिखें कैसे,
तो उसके लिए काम करो, इसके लिए इसका 2D फिगर बना लो। 2D फिगर ऐसे है कि हम सिर्फ y और x बना लेते हैं, z एक्सिस नहीं बना रहे हैं, z एक्सिस ऊपर की तरफ है, ठीक है। और ये जो लूप है, ये लूप ध्यान से देखो तो x एक्सिस से 37 डिग्री बना रहा है। तो इसका जो म्यू वेक्टर है वो बेसिकली इस प्लेन के परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो ये जो म्यू वेक्टर है, अगर देखोगे तो ये म्यू वेक्टर ये वाला एंगल 37 बनाएगा। तो अगर हम केवल डायरेक्शन मैग्नीट्यूड लिखें तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा NIA, ठीक है। और डायरेक्शन की जगह हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, साइन 37 आई कैप एंड माइनस जाएगा माइनस कॉस 37 जे कैप। बताओ, और NIA की वैल्यू मिली जाएगी। N हो गया 100, I हो गया 2 एम्पियर और एरिया की जगह हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो म्यू का डायरेक्शन के साथ लिखा है इसमें कोई कंफ्यूजन है बताओ भाई। इधर वाला कंपोनेंट इसका cos 37 हो गया और इधर वाला कंपोनेंट इसका sin 37 हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 1 टेस्ला अलोंग y एक्सिस, तो ये हो जाएगा 1 टेस्ला अलोंग y एक्सिस मतलब j कैप। तो टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी सीधे सीधे म्यू क्रॉस बी। देखो कितना आता है 0.14। और डायरेक्शन क्या आता है वेक्टर फॉर्म में, बताओ क्या आता है। डायरेक्शन निकालोगे तो के कैप ही आएगा भाई, आई क्रॉस जे, ये के कैप बनेगा। ठीक है ना, टॉर्क तक यस समझो सर। पहले। अच्छा देखो, टॉर्क अगर के कैप आया है तो कोई हमसे ये भी पूछ सकता है कि अगर हम इस लूप को यहीं से छोड़ दें, ठीक है, तो ये लूप किस तरफ घूमेगा। ये जो मैंने बनाया फिगर सेकंड वाला, इस फिगर के हिसाब से वो क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज, बताओ। इस फिगर के हिसाब से क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज। देखो एक तरीका तो ये है समझने का कि बेसिक बात ये है कि म्यू वेक्टर हमेशा जाना चाहेगा किसके डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में। तो म्यू वेक्टर बी के डायरेक्शन में कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम के या क्लॉकवाइज घूम के। जिधर से पास पड़ेगा, अरे जिधर से पास पड़ेगा उधर से जाएगा। तो किधर से जाएगा ये, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम के जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये, तुमने जो टॉर्क निकाला है के कैप, तो के कैप का मतलब है थंब को रखो के कैप की डायरेक्शन में। तो थंब अगर के कैप की डायरेक्शन में तो फिंगर्स तुम्हें बता देंगे कि लूप कैसे घूमने वाला है। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क वेक्टर, तो फिंगर्स विल टेल यू डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ लूप। क्लियर है, बताओ पूरा क्वेश्चन। यस सर। यस सर। ठीक है, और देखो एक क्वेश्चन और है। नेक्स्ट देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन आया था आईआईटी का। ये इसे मैंने कहा कि सबसे पहले तुम्हें निकालना है इसमें म्यू वेक्टर। तो अगर तुम म्यू वेक्टर निकालते हो तो देखो ध्यान से, ये लूप ऑलरेडी एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका जो म्यू वेक्टर होगा
वो के कैप डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई नॉट इंटू, और इसकी साइड क्या है, साइड एल दिया हुआ है, तो आई नॉट इंटू एल स्क्वायर मैग्नीट्यूड हो गया और इंटू के कैप। मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लिखें वेक्टर फॉर्म में, तो मैग्नेटिक फील्ड 45 डिग्री पे दिया हुआ है और बी उसकी वैल्यू है, तो मैग्नेटिक फील्ड को भी लिख सकते हैं बी बाई रूट टू, देखो ध्यान से, आई कैप प्लस जे कैप। ठीक, तो इस पे टॉर्क कितना लगेगा, तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी सीधे सीधे म्यू क्रॉस बी। तो म्यू क्रॉस बी अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आई नॉट एल स्क्वायर बी अपॉन रूट टू, ये तो बाहर कर लो। अब म्यू क्रॉस बी करेंगे तो के क्रॉस आई आएगा माइनस जे, नहीं के क्रॉस आई आएगा प्लस जे, ठीक है, और के क्रॉस जे आएगा माइनस आई। देखो, तो ये एक तरह से ये बन जाएगा, टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट एल स्क्वायर बी अपॉन रूट टू और आई माइनस जे। अब हमको मालूम है कि आई माइनस जे कौन सा डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन ड्रॉ कर लो, आई माइनस जे ये वाला डायरेक्शन बनेगा, ठीक है, और इसमें इधर ऐसे एरो लगा दो, तो ये एक तरह से टॉर्क का डायरेक्शन हो गया। और इसको तुम पीछे भी एक्सटेंड कर दो क्योंकि एक्सिस है ना, तो एक्सिस तो दोनों ही तरफ होगी। और इसको मैंने पॉइंट ओ से पास होता हुआ इसलिए लिया क्योंकि पॉइंट ओ इज सेंटर ऑफ मास। बोलो, अब तुम्हें क्या करना है ना, थंब को अगर तुम टॉर्क की डायरेक्शन में रखते हो तो ये लूप कैसे घूमने वाला है वो तुम्हें पता चल जाएगा। तुम ध्यान से सोचोगे तो जो पॉइंट आर है ये ऊपर आएगा और जो पॉइंट पी है वो अंदर की तरफ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। पॉइंट आर प्लेन से ऊपर की तरफ बढ़ेगा और पॉइंट पी अंदर की तरफ जाएगा, ये इसका एक्सिस हो गया। तो ये जो स्क्वायर फ्रेम है ये अपने डायगोनल एक्सिस के अबाउट रोटेट होने वाला है। अब हमसे पूछा क्या हुआ है, पूछा हमसे फाइंड द एंगल बाय विच फ्रेम रोटेट्स अंडर द एक्शन ऑफ दिस टॉर्क इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो इन अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम का मतलब ये है कि जब ये घूमेगा तो क्या होगा, म्यू और बी का एंगल चेंज हो जाएगा, तो टॉर्क भी चेंज हो जाएगा। बट अगर वेरी शॉर्ट टाइम ले रहे हैं तो इसका मतलब है वेरी शॉर्ट टाइम के लिए हम टॉर्क को कांस्टेंट ले सकते हैं, ठीक है ना। फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन टॉर्क कैन बी टेकन कांस्टेंट, ठीक है। तो टॉर्क कांस्टेंट है यानी अल्फा कांस्टेंट है, तो हमें इसका थीटा निकालना है, तो थीटा की वैल्यू सीधे सीधे हाफ अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगी। अल्फा निकालने के लिए हमें आई चाहिए, अब आई कितना दिया हुआ है, अब आई भी ध्यान से देखना, आई पे भी क्वेश्चन है ये एक तरह से क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन दिया हुआ है, मतलब एक्सिस पासिंग थ्रू है एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो अगर हमें आई ओ दिया हुआ है तो आई ओ को हम लोग लिख सकते हैं ना आई एक्स प्लस आई वाई, तो यहां से आई एक्स की वैल्यू आई नॉट बाई टू होगी। ये क्लियर है मैंने कैसे किया है, 2/3 ml², और जो आई एक्स होगा वही आई डायगोनल भी होगा, आई एक्स एंड आई डायगोनल आर इक्वल, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अल्फा की वैल्यू हो जाएगी टॉर्क अपॉन आई, टॉर्क की वैल्यू अगर लिखेंगे तो आई नॉट एल स्क्वायर बी होगा, रूट टू तो डायरेक्शन में है, एंड डिवाइडेड बाई आई, आई का मतलब है 2 ml²/3, तो ये हो जाएगा 3 I0 B अपॉन 2m, ठीक है। तो एंगल कवर्ड की वैल्यू सीधे सीधे हाफ अल्फा डेल्टा टी स्क्वायर। देखो क्लियर है क्वेश्चन, बताओ कोई स्टेप अगर नहीं क्लियर है तो। टॉर्क में आपने डायरेक्शन ऑपोजिट क्यों कर दिया है? किसका डायरेक्शन, जे माइ टॉर्क निकालने आपने जे माइनस आई को आई माइनस जे लिख तो दिया। ऐसे ही लिख लिया, ऐसे नहीं, ऐसे ही लिख दिया। अच्छा जे माइनस आई था, सॉरी सॉरी, तो मैंने फिर गड़बड़ लग दिया, जे माइनस आई था, हाँ सही बात। तो इसको लिखना मुझे था माइनस आई प्लस जे, तो माइनस आई प्लस जे का मतलब है कि ये जो एरो का डायरेक्शन है ये इधर नहीं होगा, ये एरो का डायरेक्शन इधर होगा, इधर से हटाओ इसको,
ये सही करो इस स्टेप। जे माइनस आई है ना, मतलब माइनस आई प्लस जे, तो माइनस आई प्लस जे ये डायरेक्शन हुआ। अब तुम इस डायरेक्शन में अगर थंब रखते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि पॉइंट आर जो है वो अंदर की तरफ जाएगा और पॉइंट पी जो है वो बाहर की तरफ आएगा। क्लियर है अभी डायरेक्शन? यस सर। ठीक है, खैर बाकी बाहर बाद में कोई चेंज नहीं आया, बच गया। ठीक है, और कोई डाउट इसमें बताओ? शॉर्ट ड्यूरेशन बोल रहा है इसलिए वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए टॉर्क कांस्टेंट है, नहीं तो क्या होगा ना, जैसे ही घूमेगा वैसे ही टॉर्क चेंज हो जाएगा, अल्फा भी चेंज हो जाएगा। और देखो, एक और अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, देखो ध्यान से क्या कह रहा है। एक तो ये लूप दिया हुआ है पी क्यू आर एस, ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप है, कैरिंग करंट आई है। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दिस लूप इज हिंज्ड अबाउट वाई एक्सिस, मतलब साइड पी क्यू के अबाउट ये फ्रीली रोटेट हो सकता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ये क्या होता है, ये नीचे की तरफ गिर जाता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल कैसे रहेगा भाई? mg का इस पे लग रहा है टॉर्क, समझो mg लग रहा है ना नीचे की तरफ, तो ये mg इसको अबाउट साइड पी क्यू नीचे ले जाता है, और नीचे गिर नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क है वो इसको किसी ना किसी तरीके से बैलेंस कर रहा है, और उसी को बैलेंस को दिमाग में रखते हुए हमें डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड, सारी चीजें निकल आएंगी। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो मैं कहूंगा म्यू निकालो, ठीक है। अब तुम कहोगे म्यू तो तब निकलेगा जब आई पता हो, चलो ठीक है म्यू छोड़ दो। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड से शुरू करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है बी नॉट इंटू 3i कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। और मैं एक काम ये करता हूँ कि इसका 2D फिगर बना लेते हैं समझने के लिए। तो ये डायरेक्शन हो गया z, ये डायरेक्शन हो गया x, ठीक है, और जो लूप है वो इस तरह से ये लूप हो गया, सपोज ये लूप हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड है i कैप k कैप, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो इस लूप का जो म्यू वेक्टर है वो या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, दो ही पॉसिबिलिटी तो है। करंट का डायरेक्शन दो ही डायरेक्शन में तो हो सकता है, तो उसके हिसाब से म्यू या तो ऊपर आएगा या नीचे आएगा। अब मुझे ये बताओ कि mg का जो टॉर्क है, mg का टॉर्क इस पे ऑलरेडी इसको किधर की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है, अबाउट साइड पी क्यू। ध्यान से देखना, mg की टॉर्क की वजह से ये जो फिगर मैंने बनाया है उस फिगर में ये लूप किधर की तरफ रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? mg की वजह से। तो mg की वजह से तुम देखोगे तो mg की वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो म्यू क्रॉस बी का टॉर्क है वो क्लॉकवाइज होना चाहिए। अब क्लॉकवाइज होने के लिए म्यू किधर लेना चाहिए, म्यू ऊपर लेना चाहिए या म्यू नीचे लेना चाहिए, बस इतना सा क्वेश्चन है। टॉर्क क्लॉकवाइज लेने के लिए म्यू का वैल्यू ऊपर की तरफ लेना चाहिए या नीचे लेना चाहिए? तो देखो म्यू वेक्टर हमेशा बी के डायरेक्शन में जाना चाहता है, तो अगर तुमने म्यू ये वाला ले लिया ऊपर की तरफ, तो म्यू बी की डायरेक्शन में जाने के लिए क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। और अगर हमने म्यू इधर की तरफ लिया है नीचे की तरफ, तो म्यू बी की डायरेक्शन में जाने के लिए क्लॉकवाइज घूमेगा। तो हमें कौन सा केस चाहिए? तो हमें तो ये वाला केस चाहिए ना, इसको ऊपर की तरफ घुमाना है जिससे mg वाला टॉर्क जो है वो बैलेंस हो जाए। तो बस यहाँ पे म्यू वेक्टर बना देते हैं कि म्यू वेक्टर किधर की तरफ आएगा, तो म्यू नीचे की तरफ होगा। अब म्यू नीचे होने के लिए करंट का डायरेक्शन इस फिगर में बना सकते हैं, करंट का डायरेक्शन ये होना चाहिए, म्यू नीचे होने के लिए करंट का डायरेक्शन पता चल गया। तो अब म्यू को लिख सकते हैं, म्यू की वैल्यू बन जाएगी आई इंटू ए बी, और नीचे का मतलब हो गया माइनस k कैप। तो अब क्या करो, मॉड ऑफ म्यू क्रॉस बी
और mg का टॉर्क, mg का टॉर्क ध्यान से देखो तो बनेगा mg इंटू ए बाई टू, इसको इक्वल कर दो तो मॉड ऑफ म्यू क्रॉस बी कितना बनेगा, तो ये हो जाएगा आई ए बी इंटू बी नॉट, और क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे अगर तो के क्रॉस आई बनेगा प्लस जे, लेकिन ये हो जाएगा माइनस जे, और के क्रॉस के हो जाएगा 0, तो ये इसका लेना है हमको मॉड, दिस इज इक्वल टू एम जी ए बाई टू, तो यहाँ से आई की वैल्यू तुमको मिल जाएगी एम जी अपॉन 6 बी नॉट, देखो ठीक है। और करंट मिल गया है, अब मैग्नेटिक फोर्स हमें आर एस पे बताना है, तो आर एस पे करंट का डायरेक्शन देखो किधर की तरफ है, इधर की तरफ है आर एस पे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन आर एस, तो उसके लिए सीधे सीधे एल वेक्टर की वैल्यू अगर लिखोगे तो एल वेक्टर हो जाएगा बी माइनस जे कैप, मैग्नेटिक फील्ड पता ही है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है बी नॉट इंटू 3i प्लस 4k कैप, तो मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, सीधे सीधे i इंटू एल क्रॉस बी से निकाल दो, सबसे सही है। देखो ध्यान से बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा स्टेप बताना है मुझे दोबारा, क्लियर है? यस सर। म्यू का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या किया, फिर से एक बार सुन लो। देखो म्यू के दो ही डायरेक्शन पॉसिबल हैं भाई, करंट या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो म्यू या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमको दिया ही हुआ है, तो देखो है क्या, ये जो लूप है इसमें mg नीचे लग रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट यानी PQ के अबाउट mg इसको नीचे की तरफ घुमा रहा है, mg का टॉर्क एक तरह से देखो तो एंटी क्लॉकवाइज है, mg इसको नीचे की तरफ घुमा रहा है, mg का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमको म्यू ऐसा लेना चाहिए कि म्यू का टॉर्क म्यू क्रॉस बी का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाए, तो अब म्यू क्रॉस बी क्लॉकवाइज कैसे होगा, जब म्यू नीचे लेंगे और बी इधर लेंगे तो म्यू क्रॉस बी देखो ध्यान से क्लॉकवाइज बन जाएगा, ठीक है ना। अगर हमने म्यू ऊपर ले लिया होता तो म्यू क्रॉस बी भी एंटी क्लॉकवाइज हो जाता, क्लियर है? ठीक है, तो टॉर्क वाले पॉइंट में तो इतनी बातें हैं, क्वेश्चंस एक दो मैं और भेज दूंगा तो डिस्कस और कर लेंगे, बाकी आप पीछे वाला पार्ट रिवाइज करना अभी।